आज हम प्रतिनिधित्व के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्वरूप बहुत बड़ा है। मताधिकार की वैश्य प्रणाली आज सर्वत्र व्याप्त पाई जाती है। नागरिकों के लिए एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन संचालन में प्रत्यक्ष भाग लेना संभव है। अतः जन इच्छा की अभिव्यक्ति और शासन को जन इच्छा पर आधारित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि प्रतिनिधित्व आधुनिक समय की महत्वपूर्ण खोज है। वर्तमान में सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में इसे अपनाया जा रहा है। अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। प्रतिनिधित्व की निश्चित व सुस्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। लेखकों में इस संबंध में भारी मतभेद है। कुछ का मत है कि प्रतिनिधित्व जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाता है वह वहाँ के व्यक्तियों और उनके मतों का प्रतिनिधित्व करता है। कतिपय कुछ लेखक मानते हैं कि वह वहाँ के विशिष्ट हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है और कुछ कहते हैं कि यह उस दल का प्रतिनिधित्व करता है। कर्टिस कहते हैं कि प्रतिनिधि शब्द अस्पष्ट है। इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। प्रतिनिधि का कार्य उस वकील के कार्य के समान हो सकता है जो अपने मुवक्किल के लिए कार्य करता है, या उसका कार्य उसके क्षणों के निकट या स्वरूप हो सकता है। ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार प्रतिनिधित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण नागरिकों या उसके किसी भाग की अभिवृत्तियों, पसंदगियों, दृष्टिकोणों, इच्छाओं और उनकी निश्चित अनुमति से उनकी ओर से उनमें से कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्य का रूप दिया जाता है जिस पर उन सब या जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं बाध्यकारी प्रभाव होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिनिधित्व से तात्पर्य ये है कि आम जनता या मतदाता अपने मत का प्रयोग करके अपने किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो संसद में या विधानसभा में, विधानमंडलों में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का या उससे निर्वाचन करता है डिप्टी, दूत या अभिकर्ता होता है। यानी कि वह जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है उसके लोगों का वह एक दूत के रूप में कार्य करता है। दूसरा है वह संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व है जिसका कार्य दूसरे प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सामान्य हितों को बढ़ाता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विशिष्ट हितों की पूर्ति करता है। तीसरा वह राजनीतिक दल का अभिवक्ता है जिसका उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत है। वह दल की इच्छा अर्थात दल की विधायी नीतियों को मानने के लिए बाध्य है और उनके औचित्य के संबंध में उसके निजी विचार चाहे कुछ भी हो। एडमंड बर्ग कहते हैं कि 1870 में ब्रिटिश में निर्वाचकों को संबोधित करते हुए संसद विविध और विरोधी हितों के राजदूतों की परिषद नहीं है जिसमें प्रत्येक सदस्य एक अभिकर्ता की भांति अपने हितों का दूसरे के विरुद्ध समर्थन करे। संसद राष्ट्र की एक परिषद है जिसका एक ही हित है अर्थात समूचे राष्ट्र का हित और जहां मार्गदर्शन स्थानीय उद्देश्य और विचारों द्वारा प्रस्तुत नहीं होता। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने रिकाल की प्रथा को सही माना जाता है। इस पर जहां दलीय नियंत्रण बढ़ता है वहीं उसकी स्वतंत्रता भी नष्ट होती है। आइए हम देखते हैं क्षेत्रीय भौगोलिक प्रतिनिधित्व। पहला इसमें निर्वाचन क्षेत्र। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जब किसी निश्चित क्षेत्र या देश या सारे देश को निर्वाचन जिलों में बांटा जाता है तो उसे क्षेत्रीय भौगोलिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में भारत में जो प्रणाली है, ये निर्वाचन जिले प्रशासनिक जिलों से बड़े या छोटे हो सकते हैं। निर्वाचित जिलों को राजनीतिक भाषा में क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि जे.एस. कोरी ने कहा है कि कोई एक समुदाय नहीं बल्कि एक पट्टी है जिसमें मतदाता निवास करते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं? पहला इसमें एक सदस्य और बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। जब पूर्ण क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना होता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो उसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में एमपी और एमएलएस के जो चुनाव होते हैं वो। विश्व के अधिकांश देशों में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरी ओर जब पूर्ण क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त नहीं किया जाता जितने की प्रतिनिधि का निर्वाचन होना होता है बल्कि उसे कम निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन होते हैं तो उसे बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं।
डेनमार्क, स्वीडन और इटली जैसे देश में सारे देश को निर्वाचित समूह में बांटा जाता है और प्रत्येक समूह में अनेक प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है। डेनमार्क में प्रत्येक समूह में से 23, स्वीडन में 28, इटली में 32 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्राय भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से लगभग बराबर होते हैं। दूसरी ओर बहुसदस्य क्षेत्र प्राय बड़े निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। कभी कभी त्रिकोणीय या चौकोणीय मुकाबले में यह भी होता है कि जिस उम्मीदवार को डाले गए मतों का पूर्ण बहुमत 50% प्राप्त नहीं होता तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसे अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त होते हैं। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख गुण। पहला, यह पद्धति अत्यंत सरल है और साधारण मतदाता इसे सरलता से समझ सकता है। दूसरा, इसमें निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं जिससे निर्वाचन का कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। तीसरा, इसमें निर्वाचन खर्च कम होता है। चौथा, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व और निर्वाचकों के मध्य निकट का संपर्क रहता है। नेक्स्ट स्टेप, यह पद्धति दलों की संख्या को सीमित करती है और द्विदलीय पद्धति का विकास करने में सहायक होती है। इसमें प्रतिनिधित्व में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है और इसमें अल्पसंख्यकों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व हो सकता है। दोष, यह पद्धति गणितीय दृष्टि से अनुचित है। इसमें जो उम्मीदवार विजयी घोषित होता है उसे अधिकांशतः डाले गए मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। त्रिकोणीय या चौकोणीय मामलों में यह मुकाबले में प्राय होता है। इस पद्धति में निर्वाचन क्षेत्रों को समय समय पर परिसीमित करने की आवश्यकता होती है, जो गैरीमैंडरिंग की बुरी प्रथा को जन्म देती है। इस पद्धति में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने की संभावना होती है, क्योंकि स्थानीय हितों और भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र के गुण। इसमें निर्वाचक मतों को संसद में ठीक ठाक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसमें निर्वाचकों के पास पसंदगी या क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र के दोष। यह पद्धति अनेक दलों के निर्माण में सहायक है। जहां बहुदलीय पद्धति निर्वाचकों को व्याकुल करती है, वह व्यवस्थापिका में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, इसमें निर्वाचन क्षेत्र बड़े होते हैं। इसमें निर्वाचन व्यय भी अधिक होता है। आइए अब देखते हैं प्रतिनिधित्व की कुछ प्रणालियां, जिनमें सबसे पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि मतों को केवल गिनना या जोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका महत्व भी होना चाहिए। इसकी धारणा है कि सच्चा समान प्रजातंत्र केवल संख्यात्मक बहुमत नहीं बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अर्थात मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व सच्चा प्रतिनिधित्व है। विधियों की अधिकाधिक पालना व्यापक जन समर्थन पर निर्भर करती है, जो केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व से ही संभव होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो रूप हैं, अब इनको हम समझेंगे। सबसे पहला एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में इतनी योग्यता पैदा करना है कि जहाँ तक संभव हो वह स्वेच्छा से और पूर्ण रूप से अपने प्रतिनिधित्व का चयन करे। इस प्रणाली का सर्वप्रथम विकास डेनमार्क के मंत्री श्री कार्ल आंद्रे ने किया था। उसके बाद इंग्लैंड के थॉमस एयर ने अपनी रचना प्रतिनिधियों के निर्वाचन में इसमें सुधार किया और इसके बाद डूप ने इसमें थोड़ा और सुधार किया। पहला, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य नहीं होते हैं। इसमें बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्यों का चयन होता है। आदर्श बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में 5 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ताकि कम से कम यथार्थ अल्पसंख्यकों को अपना प्रतिनिधित्व निर्वाचन करने का अवसर मिले। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। दूसरा है वरीयता, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होता है। ध्यान से समझेंगे इसे। परंतु मतदाता मतपत्र में अपनी वरीयता के क्रम को अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे मतदाता मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4, 5 या ए ब स द लिखकर अपनी वरीयता के क्रम को अंकित करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ से 5 सदस्य निर्वाचन होने हैं, लेकिन वोटर को वोट देने का अधिकार 1 है, तो यानी कि वो वोट तो 1 देगा, लेकिन उन 5 सदस्यों के आगे अपनी पसंद को अंकित करेगा।
यानी कि पहले नंबर पर मैं इस व्यक्ति को अमुक को चाहता हूँ, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको, चौथे पर इसको और पांचवें पर इसको। यानी कि वह मत एक देगा लेकिन अपनी पसंद अंकित कर देगा कि इन 5 सदस्यों में मैं सबसे ज़्यादा किसे, उससे कम किसे, उससे कम किसे चाहता हूँ। दूसरा इसके अंतर्गत होता है निर्वाचन कोटा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए किसी निरपेक्ष या सापेक्ष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वैध मतों के निर्वाचन कोटा की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस पद्धति को अपनाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित फार्मूले द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे निर्वाचन कोटा, फिर बराबर में उसके आगे होता है कुल वैध मत, यानी कि कितने वैध मत मिले। उसके बाद है कि कुल स्थानों की संख्या, यानी कि कितने उम्मीदवार चुने जाने हैं। उसके बाद उसमें +1 और फिर बराबर में उसका भाग देकर जो भी आता है भागांश उसमें +1 कर दिया जाता है। यानी कि कुल डाले गए मतों में से रद्द किए गए मतों को निकालकर जो कुल वैध मत रह जाते हैं उन्हें उस स्थान में 1 जोड़कर विभाजित कर दिया जाता है, और जो भाज्यफल आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, और जो संख्या आती है उसे निर्वाचित कोटा कहते हैं। जिस उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा के बराबर या अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें निष्कासन की प्रक्रिया व मतों का संक्रमण यानी ट्रांसफर। यदि पूर्ति किए जाने वाले स्थानों के लिए उम्मीदवारों का निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो सबसे कम मत को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के नाम को निकाल दिया जाता है। यानी कि जिसके जीतने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती या सबसे कम होती है उसको उस सूची से निकाल दिया जाता है, और उसके मतों को उन पर अंकित द्वितीय वरीयता के आधार पर, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया था कि मत तो एक डाल रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, अपनी पसंद अंकित कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि मान लीजिए कि 5वें नंबर पर जो व्यक्ति है और उसके जीतने की संभावना बिल्कुल कम है, तो बाकी जो उम्मीदवार बच गए 4, तो 5वें को सूची में से निकाल दिया जाता है। जो पहली पसंद थी वो हट जाती है। उसके बाद जो द्वितीय वरीयता पर आए हैं उनको उन मतों का वितरण कर दिया जाता है, यानी कि उसके मतों को उन पर अंकित द्वितीय वरीयता के आधार पर दूसरे उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है, और यह क्रम उस समय तक चलता है जब तक स्थानों की पूर्ति नहीं हो जाती या जब तक निर्धारित उम्मीदवार क्षेत्र में नहीं रह जाते। एकल संक्रमणीय प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि मतदाता की प्रथम वरीयता वाला उम्मीदवार ही निर्वाचित हो। यह भी हो सकता है कि उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं वरीयता वाला उम्मीदवार भी निर्वाचित हो जाए। 5वां है गणितीय ढंग। एकल संक्रमणीय प्रणाली में मतों को गणितीय ढंग से रखा जाता है और मत व्यर्थ या फालतू नहीं जाता है। थैंक यू। आगे आप इसमें देखेंगे सूची प्रणाली। इस प्रणाली में उम्मीदवारों को सूची उनके राजनीतिक दलों के लेवल के अनुसार तैयार की जाती है। प्रत्येक दल उतने ही या उससे कम नामों की सूची पेश कर सकता है जितने के स्थान होते हैं। इसमें मतदाता मतदान करते समय किसी अमुक उम्मीदवार को अपना मत नहीं देता, बल्कि किसी दल की विशिष्ट सूची को मत देता है। यानी कि अब उम्मीदवार को मत नहीं बल्कि राजनीतिक दल को मत दिए जाते हैं। इसमें मतदाता के संबंध में वरीयता अभिव्यक्त करता है। कभी कभी सूची में वरीयता अभिव्यक्त करने के साथ मतदाता को दल की सूची में वर्णित उम्मीदवार के संबंध में भी अतिरिक्त वरीयता व्यक्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। इस प्रणाली में निर्धारित कोटा उसी तरह निर्धारित किया जाता है जिस प्रकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उदाहरणतः यदि कोई दल वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है तो उसे स्थानों का 40% प्राप्त हो जाता है। यह हो सकता है कि किसी दल को इतना प्रतिशत प्राप्त न हो कि उसे कोई स्थान दिया जा सके। यह भी हो सकता है कि किसी दल को अपने मतों का कुछ प्रतिशत छोड़ना पड़े या किसी पड़ोसी बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिशत को मिलाना पड़े। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग अनेक देशों में किया गया है, परंतु दोषयुक्त और जटिल होने के कारण इसका व्यापक प्रयोग नहीं किया गया। इसका सीमित प्रयोग ही किया गया है। इसका प्रयोग फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस पद्धति का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन के, इंग्लैंड के चर्च की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन, स्कॉटलैंड में शिक्षा अधिकारियों के चयन,
कनाडा में कुछ नगर पालिकाओं के निर्वाचन तथा भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयोग किया जाता है। गुण। आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनेक समर्थक हैं। मिल ने अपनी रचना प्रतिनिधि सभा में लिखा है कि यह प्रजातंत्र का सारभूत तत्व है कि अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। इसके अभाव में सच्चा प्रजातंत्र संभव नहीं है, बल्कि यह प्रजातंत्र का मिथ्या प्रदर्शन मात्र ही होगा। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पूर्णतः प्रजातांत्रिक है। इससे उन सहस्त्रों व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ता है जिनकी अन्यथा शासन में कोई आवाज़ नहीं हो सकती। रैमजे म्यूर कहते हैं कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के दोषों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से दूर किया जा सकता है। वहीं हैलेट कहते हैं कि यह प्रजातंत्र की कुंजी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण। पहला, यह समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को निश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका है। दूसरा, यह अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करती है। इससे अल्पसंख्यक मत शक्ति के आधार पर स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। जब लोग उम्मीदवार के संबंध में अपनी वरीयता अभिव्यक्त करते हैं तो वे उनकी योग्यता और कुशलता पर दृष्टि डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यह मतदाताओं की पसंदगी का व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है। इससे मतदाताओं की स्वतंत्रता बढ़ जाती है और बुरी प्रथाओं पर रोक लगाने में सहायता मिलती है। इसमें कोई भी मत बेकार नहीं होता है। इसमें प्रत्येक मत का महत्व होता है। इसमें विधानमंडलों के कानून के प्रति अधिक निष्ठा होती है और उन्हें लागू करना सरल होता है। इसमें मंत्रिमंडल के निरंकुश या बहुमत के अत्याचारी होने की संभावना नहीं होती है और इसमें गैरीमैंडरिंग के दोष नहीं होते हैं। अब देखते हैं हम इसकी डेमेरिट्स या दोष। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कटु आलोचक भी है। एक्स्टीन के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि शासन को बहुलवादी निष्क्रियता में परिवर्तित करता है। बहुलवादी निष्क्रियता सामान्यतः बुराई को जन्म देती है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को अंततः विफल बनाती है। एमसिन कहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की स्थापना करना मानव द्विसदनात्मक प्रणाली द्वारा प्रस्तुत उपचार का विश्व में परिवर्तित कर दिया गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। पहला है, यह प्रणाली छोटे छोटे समूहों को जन्म देती है जो अंततः जनोत्तेजकों के वर्गों को जन्म देते हैं। यह ऐसे नेतृत्व को जन्म देती है जो अपने समूह के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्य समूहों में समानताओं के स्थान पर विभिन्नताओं पर बल देते हैं। यह संकीर्ण, केंद्रोन्मुखी तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। दूसरा, इसके कारण विधानमंडल में कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे मंत्रिमंडलात्मक सरकार का सुचारू रूप से चलना कठिन हो जाता है। तीसरा है, यह प्रणाली जटिल होने से सामान्य नागरिकों के बौद्धिक स्तर से परे है। सामान्य नागरिक निर्धन और उदासीन होते हैं और वरीयता की प्रक्रिया उन्हें और अधिक उदासीन बना देती है। नेक्स्ट है, इसमें राष्ट्रीय समान हितों को सबसे अधिक हानि पहुंचती है या उनकी उपेक्षा होती है। छोटे छोटे समूह का दायरा अपने समूहों तक सीमित होता है। वे व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि से समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं। पांचवा, इसमें उपनिर्वाचनों में लागू नहीं किया जा सकता। छठा है, यह बहुदलीय प्रणाली का विकास करती है जो दलों के अनुशासन और सुदृढ़ संगठन के लिए हानिकारक है। सातवां, इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्य होते हैं जो स्वभावतः बड़े होते हैं। इससे जहां निर्वाचन पर व्यय अधिक होता है वहाँ मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच में दूरी बढ़ती है। और लास्ट है, इसमें अल्पसंख्यकों को उचित से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है जो संसदीय भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसमें बहुमत के साथ अन्याय हो सकता है। यह सभी प्रकार के दाव पेचों को जन्म देती है। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।